Assalamu alaikum dear students. Today our topic is structure and function of human lungs, which is related to grade 12 and it's chapter number 14 of this grade. Dear students, पिछले लेक्चर में हमने ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कशन की थी जो हमने ब्रांक्यूल्स तक पढ़ी थी, लेकिन आज हम इस स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ लंग्स जो है आप स्टडी करेंगे। ठीक है, अच्छा, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास है ह्यूमन लंग्स। तो ह्यूमन लंग्स जो है ये हमारे पास थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी हम भी इसको कहते हैं, जो यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पर ये होता है। ठीक है, तो हम इसको थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी कहते हैं। ठीक है, इस लंग्स को कवर करता है रिब केज, जो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के रिब्स मौजूद होते हैं और इसको ये कवर करता है, ये प्रोटेक्शन करता है। यहाँ पर इस रिब्स के साथ ये बोन जो अटैच होता है हम इसको स्टर्नम कहते हैं या चेस्ट बोन कहते हैं। और इससे पीछे जो है अपोजिट साइड पर आप इसको जो देख सकते हैं, ये हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो ये सारे इसको सपोर्ट देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ताकि कोई इंजरी यहाँ पर ना पहुँच सके इस पर। ठीक है, इस टू रिब्स के दरमियान हमारे पास मसल्स मौजूद होते हैं जिसे हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। अब हम इनहेलेशन एक्सहेलेशन में आप डिस्कस करेंगे कि इसका फंक्शन क्या होता है डिटेल से। ठीक है, अच्छा, तो लंग्स के स्ट्रक्चर के बारे में हम जानेंगे कि हमारे पास राइट लंग होता है और दूसरा लेफ्ट लंग होता है। ठीक है, राइट लंग जो है ये लेफ्ट लंग से थोड़ा साइज में बड़ा होता है या छोटा होता है। ठीक है, तो इसमें 3 लोब्स मौजूद होता है। एक होता है सुपीरियर लोब जो यहाँ पर होता है, ठीक है, दूसरा मिडल लोब और तीसरा इंफीरियर लोब। ये 3 लोब्स पर मुश्तमिल होता है और इसकी कैपेसिटी तकरीबन है 56%। एयर जो है ये राइट लंग में आता है। ठीक है, और लेफ्ट लंग जो है ये हमारे पास सिर्फ 2 लोब्स पर मुश्तमिल होता है। एक हमारे पास है सुपीरियर लोब और दूसरा इंफीरियर लोब। ठीक है, ये अगर आप इसको देखें, ये हमारे पास ट्रैकिया है, ये फिर जो यहाँ पर ब्रैक्यूल्स पर डिवाइड होता है, ब्रोंकाई पर, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, फिर अल्वेलाई। ठीक है, ये तो पिछले हमने स्टडी की थी। आज हम लंग्स के बारे में स्टडी करेंगे यहाँ पर। ठीक है, समझ आ रही है? तो ये 2 लोब्स पर डिवाइड होता है और इसकी कैपेसिटी कितनी है? 44% कैपेसिटी है इसकी। ठीक है, अच्छा, फिर पहले हम इसको लोकेशन के बारे में मैंने अपनी डिस्कशन की कि ये हमारे पास थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी में मौजूद होता है और हमारे पास मोस्ट ऑफ स्पेस जो है ये ऑक्यूपाई करता है। राइट लंग इसकी कैपेसिटी तकरीबन 56% है और लेफ्ट की तकरीबन 44% है। ठीक है, ये 3 लोब्स पर डिवाइड होता है, सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर, और ये 2 लोब्स पर, सिर्फ सुपीरियर एंड इंफीरियर लोब। ठीक है, और ये स्मॉल क्यों है? यहाँ पर अगर आप देख लें, यहाँ पर हार्ट जो है ये मौजूद होता है। इसकी एसिमेट्रिक पोजीशन की वजह से इसका जो कैपेसिटी है वो थोड़ी है इस राइट लंग से। ठीक है, अच्छा, पोजीशन ऑफ हार्ट। बेस पर हमारे पास एक मस्कुलर शीट मौजूद होता है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। ये भी कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन या हम ब्रीथिंग में बहुत इम्पोर्टेंट काम करता है। ये हमारे पास मौजूद होता है। हम इसके बारे में आज स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, इस लंग्स को हमारे पास कवर करता है 2 मेम्ब्रेन जिसे हम प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, और ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में या एक्सपेंशन में, कंट्रैक्शन एक्सपेंशन में मदद देता है और आल्सो कीप देम लीकिंग एयर। और इस एयर जो बाहर से लंग्स की तरफ जाता है इसको लीक होने से बचाता है। ठीक है, एडल्ट लंग की कैपेसिटी तकरीबन हमारे पास है 5 लीटर्स एयर तकरीबन इसमें आ जाती है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर देखें हमारे पास टाइडल वॉल्यूम है जो हमारे पास है 500 ml एंड रेजिडुअल वॉल्यूम जो है 1.5 लीटर। ये क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम जो है हमारे पास when air moved end to end out of the lung in 1 breath cycle। ठीक है, 1 breath cycle में जो हवा बाहर से अंदर की तरफ जाता है और अंदर से बाहर की तरफ जो जाता है, इसकी कैपेसिटी तकरीबन कितनी होती है? 500 ml, और इसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। और दूसरा जो है ये रेजिडुअल वॉल्यूम है, इसकी कैपेसिटी तकरीबन 1.5 लीटर है। और ये हमारे पास अमाउंट ऑफ एयर दैट इज रिमेन आफ्टर फुली एक्सहेलिंग के बाद जो अमाउंट ऑफ एयर लंग्स में मौजूद होता है हम इसको
रिजिजुअल वॉल्यूम ऑफ द लंग्स जो है हम कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। अल्विलाई, ये अल्विलाई इसका स्ट्रक्चर आप देख लें यहाँ पर, जस्ट लाइक बंच ऑफ ग्रेप्स आपको नज़र आती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें गैसेस एक्सचेंज जो है ये होता है यहाँ पर। अगर आप ये देख लें, ये हमारे पास है पल्मोनरी आर्टरी, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हार्ट से यहाँ पर ले आता है और यहाँ पर फिर ऑक्सीजनेशन यहाँ पे हो जाती है, और इसके बाद पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ ले जाता है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है यहाँ पर होता है। ठीक है, अल्विलाई में। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अल्विलाई के बारे में अगर आप इसको नंबर के बारे में जानना चाहेंगे तो इसका नंबर है तकरीबन 700 मिलियन। ठीक है, और अगर इस सरफेस एरिया का अगर ये कवर करते हैं तो ये तकरीबन 70 से लेकर 90 मीटर तक इसका सरफेस एरिया बन जाता है। ठीक है, ईच अल्वियस जो है हमारे पास है 0.1 माइक्रोमीटर इसकी थिकनेस होते हैं, और इसके आउटसाइड अगर आप यहाँ पे देख ले, आउटसाइड पर ब्लड कैपिलरीज जो है ये इसको कवर करते हैं। ठीक है, अच्छा, अल्वियस के लिनिंग को अगर आप देखें यहाँ पर, लिनिंग इनसाइड अल्विलाई को जो आप देख लें तो ये क्या होता है, मॉइस्ट होता है और स्क्वेमस एपिथेलियम से बना होता है। ठीक है, स्क्वेमस एपिथेलियम सिंगल लेयर ऑफ ब्लड सेल्स जो है ये होता है। ठीक है, अच्छा, तो इसकी साइज जो है ये, इसकी थिकनेस जो है ये इतने कम होते हैं कि यहाँ पर गैस एक्सचेंज बआसानी हो सकती है। ठीक है, अच्छा, ये अब मैंने यहाँ पर डिस्कशन की फॉर्म एक्सीलेंट साइट फॉर गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, कोलेजन इलास्टिक फाइबर्स जो है ये यहाँ अल्विलाई में भी मौजूद होते हैं, जो एक्सपेंशन और रिकॉइलिंग ऑफ द अल्विलाई जो है ये इसमें मदद देती है। ठीक है, अच्छा, इस अल्विलाई में स्पेशल सिस्टम मौजूद होते हैं जो स्पेशल डिटर्जेंट लाइक केमिकल्स जो है वो सिक्रीट करते हैं, जिसे हम सर्फेक्टेंट कहते हैं। ठीक है, इस सर्फेक्टेंट का फंक्शन ये होता है कि ये जितना एफर्ट रिक्वायर्ड होता है ये अल्विलाई को एक्सपेंड और रिलैक्स होने में और ब्रीथ इन और इन्फ्लेट ऑफ लंग्स वगैरह के लिए वो इसकी एफर्ट्स को रिड्यूस करता है। ठीक है, और जो बैक्टीरिया वगैरह जो है ये लंग्स में आ जाते हैं तो उसको भी किल करता है ये सर्फेक्टेंट। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट केमिकल है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग। कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग जो है हमारे पास दो किस्म के होता है, एक होता है इनवॉलंटरी कंट्रोल और दूसरा होता है वॉलंटरी कंट्रोल। ठीक है, इनवॉलंटरी जो हमारे वेल में नहीं होता और वॉलंटरी जो हमारे वेल में होता है। ठीक है, हमारे कंट्रोल में होता है, ये हमारे कंट्रोल में होता है और ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है इनवॉलंटरी। ठीक है, अच्छा, कैरिड आउट बाय ब्रीथिंग सेंटर लोकेटेड इन द मेडुला ऑब्लांगेटा। ये हमारे पास ब्रेन का जो लास्ट पार्ट है मेडुला ऑब्लांगेटा, इसमें एक ब्रीथिंग सेंटर है जो इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, इस ब्रीथिंग सेंटर के वेंट्रल पोर्शन जो हमारे पास इंक्रीज रेट एंड डेप्थ ऑफ इंस्पायरेशन। ठीक है, इंस्पायरेशन की रेट और डेप्थ को जो कंट्रोल करता है या इसको इंक्रीज करता है हमारे पास। ठीक है, हम इसकी वेंट्रल पोर्शन को क्या कहते हैं, इंस्पिरेटरी सेंटर, और इसके डॉर्सल और लेटरल पोर्शन को अगर आप देख लें इस रेस्पिरेटरी सेंटर को, तो ये इंस्पिरेशन को इनहिबिट करता है, इसको स्टॉप करता है और एक्सपिरेशन को स्टार्ट करता है। ठीक है, और ये हमारे पास कौन सा सेंटर बनाता है, एक्सपिरेटरी सेंटर बनाता है। ठीक है, वॉलंटरी कंट्रोल जो है ये हमारे पास रेट एंड डेप्थ ऑफ breathing are also under voluntary control within limits to hold the breath. ठीक है, used during forced breathing, for example forced breathing जो कोई सांस जो है वो रुक सकता है। ठीक है, स्पीच में भी, सिंगिंग में भी, स्नीजिंग एंड कफिंग वगैरह में भी ये वॉलंटरी कंट्रोल होता है। ठीक है, During this, impulse originates in the cerebral hemispheres. Cerebral hemispheres जो हमारे ब्रेन में मौजूद होते हैं और वो ब्रीथिंग सेंटर से पास होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास फिर कौन सा कंट्रोल एक्ट होता है यहाँ पर, ये वॉलंटरी। ठीक है, अच्छा, फेजेस ऑफ ब्रीथिंग, ये हमारे पास दो होते हैं। ठीक है, एक होता है इंस्पिरेशन या हम इसको इनहेलेशन कहते हैं, और दूसरा है एक्सपिरेशन या इसको एक्सहेलेशन भी हम कहते हैं। ठीक है, अच्छा,
ये एक डायग्राम है, ये एक इनहेलेशन प्रोसेस है और दूसरा एक्सहेलेशन प्रोसेस है, ठीक है। इनहेलेशन में क्या होता है, एयर जो है ये बाहर से अंदर की तरफ जाता है, तो इसमें मुख्तलिफ प्रोसेस होता है। ये चेस्ट कैविटी का आप देखें तो ये एक्सपेंड होता है, और ये स्टर्नम जो बोन है यहाँ पर, या चेस्ट बोन जो हम इसको कहते हैं, ये वर्टिब्रल कॉलम से अपोजिट की तरफ एक्सपेंड होता है यहाँ से, ठीक है। चेस्ट भी एक्सपेंड होता है और लंग्स भी साइज में इंक्रीज होती है, ठीक है। और डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। ये मुख्तलिफ प्रोसेस जो है यहाँ पर होता है, ठीक है। और एक्सहेलेशन में ये प्रोसेस जो है ये रिवर्स होता है यहाँ पर, ठीक है। या इसका इनहेलेशन के अपोजिट को हम एक्सहेलेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें ये चेस्ट अपने जो ओरिजिनल पोजीशन है वो वहाँ पर दोबारा जो है वो आ जाता है, और चेस्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है या एक्सपेंड होता है। यहाँ पर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ये डायफ्राम जो है ये दोबारा रिलैक्स होता है यहाँ पर, और हवा जो है ये इस लंग्स पर जो है फोर्स आता है, और इससे ये हवा जो है ये बाहर की तरफ निकलती है, ठीक है। अगर हम डिटेल से देखें यहाँ पर इंस्पिरेशन या इनहेलेशन में क्या होता है, ये एक डायग्राम भी है, मैं इसको साथ साथ भी डिस्कस करूँगा। ये हमारे पास एक एक्टिव प्रोसेस है, पैसिव नहीं है, ठीक है। इंटरकॉस्टल मसल जो है जो इस रिब्स के दरमियान होता है, ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड पुल द रिब्स फॉरवर्ड एंड आउटवर्ड, फॉरवर्ड की तरफ या आउटवर्ड की तरफ जो है ये इस रिब्स को बाहर की तरफ निकालता है, ठीक है। पुशेस द स्टर्नम अवे फ्रॉम द वर्टिब्रल कॉलम, ये स्टर्नम जो है ये वर्टिब्रल कॉलम से अवे करता है, ठीक है। डायफ्राम भी यहाँ पर मौजूद होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये भी क्या होता है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ये जो डोम शेप यहाँ पर बनाता है, तो इससे ये क्या होता है, फ्लैट होता है यहाँ पर, ठीक है। और साइज ऑफ थोरेसिक कैविटी जो है वो भी इंक्रीज होते हैं, ठीक है। द प्रेशर अराउंड द लंग्स इज लोअर्ड एंड एयर रशेस इनटू देम फ्रॉम आउटसाइड, यहाँ पर जो प्रेशर जो लंग्स पर होता है वो रिड्यूस होता है, और हवा जो है बआसानी लंग्स की तरफ आ जाता है, ठीक है। अच्छा, लंग्स एक्सपैंड टू फिल द प्लूरल कैविटीज, जिसमें लंग्स में मौजूद होते हैं वो उसको पुल करते हैं, फिल करता है, सॉरी। एंड प्रेशर ऑन द inside and outside the thoracic cavity are equalized, thorax are equalized, यहाँ पर जो बाहर से और अंदर से जो प्रेशर है यहाँ पर यो इक्वलाइज्ड होता है, और ये हमारे पास एक सक्शन पंप मैकेनिज्म प्रोड्यूस होता है यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज। फॉर एग्जांपल जो हवा हम अंदर की तरफ ले जाता है तो वहाँ पर इसमें ऑक्सीजन मौजूद होता है, तो ब्लड में डिफ्यूज हो जाता है बआसानी, ठीक है। अच्छा, इस लंग्स की कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन जो है ये जो करता है हमारे पास ये दो ऑर्गन्स है यहाँ पर, ये स्टर्नम ये रिब्स है, और दूसरा डायफ्राम, ये इसमें मदद देती है, ठीक है, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अच्छा, तो एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन में क्या होता है, ये हमारे पास नॉर्मली पैसिव प्रोसेस है। ये एक्टिव तब होता है जब हम कोई हैवी मस्कुलर एक्सरसाइज जो है ये स्टार्ट करते हैं, तो ये हमारे पास फिर एक्टिव हो जाता है, ठीक है। इसमें इंटरकॉस्टल मसल्स जो है वो रिलैक्स होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोबारा अपने पोजीशन की तरफ, ओरिजिनल पोजीशन की तरफ जाता है, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, ठीक है। स्टर्नम भी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आता है यहाँ पर। डायफ्राम जो है वो भी रिलैक्स होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंट्रैक्शन जो फ्लैट हुआ था यहाँ पर, उससे डोम शेप अपना जो है ये बनाता है यहाँ पर, ठीक है। और थोरेसिक कैविटी की जो साइज जो है ये भी यहाँ पर क्या होता है, डिक्रीज होता है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो रिडक्शन होता है इस साइज थोरेक्स के साइज पर, तो इसमें क्या होता है, इस लंग्स पर प्रेशर जो है वो एक्सर्ट होता है। हमारे पास ये लंग्स जो है ये इलास्टिक भी है, ये अपने पोजीशन को वापस बआसानी आ सकता है, ठीक है। तो इस पर एक प्रेशर जो है वो एक्सर्ट होता है, और इससे जो एयर इनहेल हुआ था वो वापस दोबारा एटमॉस्फेयर पर एक्सहेल होता है यहाँ पर, ठीक है, बआसानी पर, ठीक है। हम इसको क्या कहते हैं, एक्सपायरेशन, ठीक है। नाउ इट्स टाइम टू चेक योर नॉलेज। आई हैव पुट सम क्वेश्चंस हियर। अब इस क्वेश्चंस को देखें और इसको समझें। अगर कोई मुश्किल आपको नज़र आती है तो मेरे लेक्चर को दोबारा जो है वो रिपीट करें यहाँ पर, ठीक है। तो अगली वीडियो के लिए वेट कीजिए, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नेक्स्ट कमिंग वीडियो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।